कितनी एडवांस सर्जरीज जो है वो हो रही हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कौन सी अवेलेबल है? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन से लोग जो हैं वो रिस्क पर हैं फ्रोजन शोल्डर के? बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि फ्रोजन शोल्डर विदाउट रीजन भी हो जाता है। स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, क्या उनमें भी इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है? जो स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, इंजरी के बाद अगर ज़्यादा इमोबिलाइजेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा जब्बार और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन पर जो देखने में तो आम सी लगती है लेकिन ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कंधे में शदीद दर्द है और आप उसको मूव नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि ये कैफियत क्यों होती है और इसकी क्या वजह है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर हाफिज़ जावेद को, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो इनसे जानते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज आपने टाइम निकाला और फ्रोज़न शोल्डर के बारे में हमसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इससे पहले कि हम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बात करें, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कहाँ का है और आपके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम बेसिकली ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो जहाँ से मैंने 2001 के अंदर ग्रेजुएशन की थी और 2002 में मैंने हाउसअप की किंग एडवर्ड के साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल एमयू हॉस्पिटल, एंड देन आई वेंट टू इंग्लैंड। और वहाँ से मेरी फाउंडेशन प्रोग्राम, उसके बाद बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग, हार्ट सर्जिकल ट्रेनिंग, सीसीटी, और इन एडिशन टू दैट मैंने मास्टर भी किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वार्क से। फिर फर्दर फेलोशिप्स मैंने राइटिंग की बर्मिंघम से, कार्डिफ से, एंड फाइनली आई गॉट अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन चेस्टर, जो एक ब्यूटीफुल टाउन है क्लोज टू मैनचेस्टर। और वहाँ से देन इन 2023 I came to Pakistan and joined Shiva. Right. So just one thing, orthopedic surgeon बनने का ख्याल आपको कैसे है? What was the inspiration or motivation behind it? That's a good point. Orthopedic surgeon, जब मैंने पहली दफ़ा ख्याल किया तो I was doing a foundation program in Worcester, जो बर्मिंघम के साथ एक छोटा सा टाउन है। तो one of my senior registrar, who is originally from India, was a very good guy, and he asked me to come and do a procedure in orthopedics. तो मैंने कहा जी मैंने तो अभी कभी किया नहीं और मैं कैसे कर सकता हूँ। The way he explained, it was a very nice way, और we went in, we did the plan and executed, and it went very well. तो वो एक आपको जो एक एस्पिरेशन आती है कि you can do it, क्योंकि orthopedics जो है ना बहुत सारे लोगों के मुताबिक ऐसे होता है जनाब, ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसके लोग बहुत ही एरोगेंट होते हैं या दूसरों से बातें नहीं करते और इनकी बिल्कुल सेपरेट मेंटालिटी होती है और बिल्कुल ये जो ना मेटल्स के साथ खेलते हैं, मेटल तरह बन जाते हैं। असल में ऐसी चीज़ नहीं होती। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर वेरी जॉयफुल एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे वेरी क्रिएटिव। तो जब भी आप उनसे मिलते हैं, प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, तो यू रियलाइज़ कि इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्पेशलिटी। और आजकल तो इसके अंदर इवन फीमेल ऑर्थोपेडिक्स भी बहुत आ रही हैं, इसलिए कि यू डोंट नीड अ फोर्स, यू नीड अ टेक्निक, और you need to use the power in your favor. तो इसलिए I think orthopedic is a very black and white specialty. अब बहुत सारी जो diseases होती हैं वो आप clinically diagnose कर लेते हैं. This is the beauty of orthopedics. और उसके बाद आप confirm करते हैं investigations के साथ, और वो confirmation के बाद आप उसका treatment execute करते हैं। तो जो clinical application है, that's one of the beauty of orthopedics, कि इसमें more than 90% diseases जो है you can diagnose clinically. अच्छा, इन्हीं में से एक जो कंडीशन है फ्रोज़न शोल्डर है, उसके बारे में हमें बताइएगा कि ये क्या होती है और इसके अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो फ्रोज़न शोल्डर जो है इट्स अ डिज़ीज़ जिसको हम इंग्लिश ज़ुबान के अंदर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जनरली प्रेजेंट विद पेन, और जो उसकी मूवमेंट होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं, और ये कॉमनली जो बिटवीन 40 एंड 60 ये कैटेगरी है, इस एज के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे डायबिटीज़ जिनको होती है, या पहले उनको कोई शोल्डर की इंजरी हुई हो तो उसके बाद भी उनकी रिड्यूस मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हाथ में एक छोटी सी बीमारी होती है जिसको ड्यूपिटन कंट्रैक्चर बोलते हैं। तो जो ड्यूपिटन कंट्रैक्चर्स के पेशेंट होते हैं उनका जो मैकेनिज्म होता है उस डिज़ीज़ का वो भी बड़ा सिमिलर होता है जैसे फ्रोजन शोल्डर का होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर
और लेडीज़ के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। राइट। अच्छा, सिम्टम्स के बारे में आपने बताया कि शार्प पेन होता है, तो किस वक्त जो है वो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और रेलेवेंट डॉक्टर से मिलना जो है ये कितना ज़रूरी है? ठीक है, तो जनरली ये होता है कि शुरू के अंदर जो फ्रोज़न शोल्डर है उसके अंदर आपको पेन होती है और रिड्यूस मूवमेंट अभी इतनी शुरू में नहीं आती, शुरू में पेनफुल मूवमेंट होती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। पहला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेज, कि जब पेशेंट पेनफुल होता है, जब भी मूवमेंट करता है तो पेन होती है, और कुछ अर्सा बाद पेन आहिस्ता से कम हो जाती है लेकिन मूवमेंट भी साथ कम हो जाती है, उसको फ्रोज़न फेज़ बोलते हैं। और तीसरा जो फेज़ आता है उसको थॉइंग फेज़ बोलते हैं, जब इसकी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होती है। और ये पूरा जो ड्यूरेशन है ये 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक इसकी ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। तो आइडियली ये होता है कि जब इनिशियल फेज़ आए, जब आपको पेनफुल मूवमेंट है, तो उस वक्त अगर आप कंसल्ट करते हैं एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को जो आपको असेस करता है और डायग्नोज करता है, तो अगर ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाए तो फर्दर इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी हो जाती है, और आपकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, फ्रोजन स्टेज, थॉइंग स्टेज, वो कम हो सकती हैं। राइट। अच्छा, आपने बात की कि डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर ये ज़ाहिर है कि ट्रीटमेंट की तरफ बात जाती है। तो जब डायग्नोसिस है उसके अंदर आप लोग क्या तरीके जो हैं वो यूज़ करते हैं जिससे कंफर्म होता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम ठीक है, है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रोजन शोल्डर है उसको हम क्लिनिकली डायग्नोज कर लेते हैं, और क्लिनिकली इस तरह डायग्नोज करते हैं कि शोल्डर की जो मूवमेंट होती है जिसको फॉरवर्ड फ्लेक्शन बोलते हैं, एबिडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, जनरली ग्लोबली ये सारी मूवमेंट रिड्यूस होती हैं। शुरू के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो कम हो जाती है, इंटरनल रोटेशन भी कम हो जाती है, लेकिन जब थोड़ी सी स्टेज आगे बढ़ती है तो ग्लोबल रिडक्शन ऑफ मूवमेंट होती है। तो अगर एक पेशेंट है जिसकी ग्लोबल रिडक्शन ऑफ मूवमेंट है और उसके साथ साथ उसके जो एक्सरेज हैं वो नॉर्मल है, ठीक है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक्सरे नहीं चाहिए डायग्नोसिस बनाने के लिए, लेकिन एक्सरेज आपको चाहिए रूल आउट करने के लिए कि कोई और इशू तो नहीं है, जैसे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी या कोई और इशू तो नहीं चल रहा, आर्थराइटिस तो नहीं है, क्योंकि आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो भी फ्रोजन शोल्डर से मिलते जुलते हैं। लेकिन यूजुअली होता है कि आर्थराइटिस ज़्यादा लेटर एज में आता है, जैसे 60+ लोगों में फ्रोजन शोल्डर कम होता है, आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। लेकिन 40 से 60 के जो लोग हैं, अगर उसी तरह की सिम्टम्स आ रही हैं तो मोर लाइकली वो फ्रोजन शोल्डर होगा। तो रिड्यूस मूवमेंट प्लस नॉर्मल एक्सरे, दैट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। राइट। अच्छा, डॉक्टर साहब, जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं क्या उनमें भी इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर का? स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, इंजरी के बाद अगर ज़्यादा इमोबिलाइजेशन होती है, जैसे किसी को क्लेविकल फ्रैक्चर आ गया या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर आ गया या कोई और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आ गई है शोल्डर की, और उसके अंदर अगर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हुई है तो उसके अंदर भी शोल्डर की स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह जब हम फ्रैक्चर ट्रीट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर भी हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि किस तरह उन्हें स्टेजेस के अंदर उसकी मूवमेंट शुरू करनी है, क्योंकि अगर आप मूवमेंट नहीं करते अपने शोल्डर की मोर देन 6 वीक, तो उसके अंदर फिर फ्रोजन शोल्डर या स्टिफनेस पोस्ट सर्जरी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो कितनी किस्मों की होती है, और ऑर्थोपेडिक में जो है वो इसके क्या क्या इलाज होते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेज पे प्रेजेंट किया है, पेशेंट ने किस स्टेज पे पेशेंट ने आपको देखा है। अगर तो पेशेंट अर्ली स्टेजेस में एक सर्जन के पास आ जाता है, तो अर्ली स्टेजेस में उसका ट्रीटमेंट होगा कि हमने उसको पेन कंट्रोल करना है, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी है, और साथ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो है वो लगा के उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करना है, उसकी पेन को कम करना है, और साथ हमने फिजियोथेरापी करानी है। और फिजियोथेरापी के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो इनिशियल स्टेजेस के अंदर एक्सरसाइजेज बहुत एग्रेसिव हम एडवाइस नहीं करते, क्योंकि अगर बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेज आप शुरू वाले फेज़ में करेंगे तो आपकी पेन और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फिजियोथेरापिस्ट भी ऐसा हो जिसको पता हो कि किस स्टेज में पेशेंट है, और हम उसको गाइड करते हैं कि अभी पेशेंट की ये स्टेज है और इसमें आपने फिजियोथेरापी इस तरह करनी है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो फ्रीजिंग स्टेज है उसमें आपने अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट को मेंटेन रखना है और साथ पेन को कंट्रोल करना है, और पेन कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन और साथ इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन। अब अगर पेशेंट इस स्टेज पे आता है कि वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, ठीक है, तो उसके अंदर भी इनिशियली इंजेक्शन और फिजियोथेरापी ट्राई की जाती है, लेकिन अगर उससे इम्प्रूवमेंट ना आए तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो सर्जरी की तरफ आता है। अब सर्जरी के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं।
और एक तो मिनिमल इन्वेसिव ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हाइड्रोडाइलेटेशन है, या फिर मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया प्लस स्टेरॉइड इंजेक्शन है, या फिर आर्थोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज है। ठीक है, तो वो हम इंडिविजुअली पेशेंट देखते हैं। अगर पेशेंट एक डायबिटिक है और उसकी बहुत ज़्यादा स्टिफ मूवमेंट है तो उसके अंदर यूजली इंजेक्शंस हो सकता है उतना अच्छा काम ना करें और उसको मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया या आर्थोस्कोपिक रिलीज ही करना पड़े। अब मैनिपुलेशन जो है उसके भी अपने कुछ रिस्क होते हैं, फ्रैक्चर का रिस्क होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टिफ जो पेशेंट होता है उसके अंदर आर्थोस्कोपिक रिलीज में भी इवन बेटर दैन MUA और मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं वो खुद से इलाज करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि वो रेलेवेंट डॉक्टर और एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आएँ, वो मसाज करने की तरफ, या फिर कोई जो क्वालिफाइड नहीं होते उन डॉक्टर्स के पास जो हड्डियों के कोएक्स वगैरह होते हैं उनके पास चले जाते हैं, वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि पहले आपका डायग्नोसिस हो सही, क्योंकि हर शोल्डर जो पेनफुल होता है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर का लेबल लगाया जाता है, लेकिन कुछ में फ्रोजन शोल्डर की बजाय एक और डायग्नोसिस जिसको हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं, शोल्डर इम्पिंजमेंट, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स हैं जिसको कफ रोटेटर कफ के टीयर्स होते हैं। अब रोटेटर कफ का अगर टीयर है या इम्पिंजमेंट है तो उनके सिम्टम्स बहुत ही सिमिलर हो सकते हैं एज विद फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, तो हर एक के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपका डायग्नोसिस पहले बनाए। ठीक है, और जब डायग्नोसिस बनता है तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप घर में खुद कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज एट्सेट्रा। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में वो आप ज़रूरी नहीं कि आप 100% आप फिजियोथेरापिस्ट के पास ही जाएं, आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले आपका डायग्नोसिस सही हो और आपको सही गाइडेंस मिले। राइट। अच्छा, आपने सर्जरी की बात की, सर्जरी के बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट कितनी हो जाती है और कब मोबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो सकती है? ठीक है, सर्जरी के बाद जनरली मोबिलिटी जो है ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट वे हम स्टार्ट कर देते हैं। सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरापी होती है। ठीक है, और उस फिजियोथेरापी का जो रोल ये होता है कि जो सर्जरी के दौरान हमने मूवमेंट अचीव कर ली हैं उसको मेंटेन रखा जाए। और क्योंकि अगर आप सर्जरी के बाद एक्सरसाइज नहीं करेंगे दोबारा से उसके फ्रोजन होने का खतरा होता है। ठीक है, तो यूजली विद इन 6 वीक पेशेंट फील अ लॉट बेटर। अच्छा, आपने बात की कि कौन से लोग जो हैं वो रिस्क पर हैं फ्रोज़न शोल्डर के, क्या इससे बचना भी मुमकिन है? कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं जो कि इंसान इससे बच सके? ठीक है, तो बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि फ्रोजन शोल्डर विदाउट रीज़न भी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर आपको मूवमेंट में कमी आनी शुरू हुई है, पेन होनी शुरू हुई है, तो पहली बात तो यह है कि आप डॉक्टर से मिलें और अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें। जो प्रोलॉन्ग इमोबलाइजेशन होती है जिसमें हम कहते हैं जी पेन है तो हमने बिल्कुल मूव ही नहीं करना, तो उससे फ्रोजन शोल्डर के होने के रिस्क और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो जेंटल मूवमेंट शोल्डर की, और अगर आपकी कोई सर्जरी भी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि उस सर्जरी के बाद आप कितना मूव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो हम सर्जरी के बाद भी करवाते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि हम स्ट्रिक्टली पेशेंट कहेंगे आपने बिल्कुल मूव नहीं करना। ठीक है, इट इज़ वेरी रेयर। इवन जो हम फ्रैक्चर्स को भी ट्रीट करते हैं, शोल्डर के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी प्लेटिंग वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर भी हम बड़ी अर्ली रेंज ऑफ मूवमेंट शुरू करवा देते हैं। ठीक है, तो इससे स्टिफनेस से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रेंज ऑफ मूवमेंट को मेंटेन रखा जाए, एक्सरसाइज की जाए और पेन को कंट्रोल किया जाए, ना कि पेन का बहाना बना के मोबिलिटी को ख़त्म किया जाए। राइट। अच्छा, आपने सर्जरी की बात की, अभी कितनी एडवांस सर्जरीज जो हैं वो हो रही हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कौन सी अवेलेबल है टेक्निक? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो मैंने मेंशन की आर्थोस्कोपिक सर्जरी, आर्थोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है, मैनिपुलेशन एनेस्थीसिया वो भी अवेलेबल है। ठीक है, और पेशेंट जो जिस सर्जरी के लिए सूटेबल हो हम वो करते हैं। राइट। अच्छा, जिन लोगों को ये फ्रोजन शोल्डर्स से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं काफ़ी देर तक और वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, उनके लिए आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि आप डिले करने की बजाय किसी क्वालिफाइड सर्जन को दिखाएं और डायग्नोज हो, ताकि आपकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी स्टार्ट हो सके। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट कुछ नहीं करते तो हो सकता है 2 साल के बाद ये बेहतर हो जाए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रेजिडुअल जो है लॉस ऑफ मूवमेंट रह जाता है। ठीक है, कि आप पेन तो आपकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद भी आपकी फुल मूवमेंट ना आए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग एक्टिव होते हैं फिजिकली एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, क्या उनको ये रिस्क कम हो सकता है? रिलेटिवली कम होता है, लेकिन उनको भी इंजरी के बाद ये रिस्क हो सकता है। राइट।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे जिसमें मैं ठीक आपसे है। क्वेश्चंस पूछूंगी, इज इट ट्रू और फॉल्स, उसके Okay. बारे में आप बताइएगा। सबसे पहले तो फ्रोजन शोल्डर सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? बड़ी उम्र से मुराद अगर 40 to 60 है तो ट्रू, और बड़ी उम्र से मुराद अगर 60 प्लस है तो फॉल्स। राइट। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर अगर कोई कंधे में दर्द हो तो इसे बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए। ये फॉल्स। राइट। फ्रोजन शोल्डर में सर्जरी ही इसका एक आखिरी हल है। आखिरी हाल तो सर्जरी है, लेकिन उससे पहले बहुत हाल होते हैं जो करवाने ज़रूरी है। राइट। हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर होता है। फॉल्स। राइट। फ्रोजन शोल्डर कभी ठीक नहीं हो सकता। फॉल्स। एक बार फ्रोजन शोल्डर हो जाए और ठीक हो जाए, उसके बाद दोबारा होने के चांसेस नहीं होते। ये भी फॉल्स है, दोबारा हो सकता है। राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि फ्रोज़न शोल्डर के बारे में आज आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को फ्रोज़न शोल्डर की अलामात का सामना है तो देर ना करें और रेलेवेंट डॉक्टर यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन को जल्द से जल्द दिखाएं, ताकि बरवक्त तशखीस के बाद इलाज मुमकिन बनाया जा सके, और जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट का जो है वो असर होगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।